डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन की स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन? देखो बेटा, जो म्यूचुअल है यानी कि म्यूचुअल में क्या होगा, दो चीज़ें रहेंगी जो एक दूसरे पर डिपेंड होंगी, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो कॉइल रहेगी। एक कॉइल में अगर करंट को फ्लो करवाते हैं तो दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाए, इसी का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। इससे पहले क्या था, सेल्फ में क्या था, एक ही कॉइल थी, उसी में क्या था, करंट इंड्यूस हो रही थी, उसका नाम सेल्फ था। और जब दो चीज़ें हो जाएंगी तो क्या नाम पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए देखो, इस फिगर में दो सर्किट बनी हुई है। एक में हमने बैटरी से कनेक्शन दिया है की के थ्रू, और दूसरी कॉइल यानी ये मान के चलो प्राइमरी है यानी फर्स्ट है, और ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में देखो, इनिशियली स्टेट जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो पहले में जो करंट है आई के बारे में क्या है, ज़ीरो से आई हो रही है, यानी करंट चेंज हो रही है। तो सेकेंडरी में भी क्या देखते हैं, करंट इज इक्वल टू आई हमको देखने को मिलती है। ऐसा क्या होता है, जैसे इसमें करंट का फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो नेचर की प्रॉपर्टी उसको अपोज करेगी, तो दूसरे भी क्या बनाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या करंट बनाएगा, जो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कब होगा, जब फ्लक्स में चेंज होगा। अब उसके बाद ये रिमेंस अगर ऑन रहती है, रिमेंस ऑन रहती है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, करंट ज़ीरो हो जाती है क्योंकि चेंजिंग नहीं हो रही है। अब जैसे इस स्विच को ऑफ़ करते हैं, क्या करते हैं, ऑफ़ करते हैं, इसका मतलब कि इस बार करंट क्या हो रही है, आई से ज़ीरो की तरफ हो रही है। ठीक है, ज़ीरो की तरफ हो रही, चेंज हो रही। तो यहाँ फिर देखते हैं कि करंट आई मिल रही है। ठीक है, और जब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद करंट ज़ीरो, तो यहाँ भी ज़ीरो। तो जब फ्लक्स में चेंज होता है तब इसमें भी क्या देखते हैं, इंड्यूस करंट जनरेट होती है, इसी का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब जैसे इससे पहले पढ़े थे सेल्फ इंडक्शन, उसका कोफिशिएंट, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जैसे उसको पढ़े थे बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी पढ़ें, यानी कि फाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। करंट होगी ही नहीं तो फ्लक्स में चेंजिंग भी नहीं होगी, इसलिए फाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट एम आएगा, एम इंटू आई। तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन आई, वेयर एम इज इक्वल टू कांस्टेंट नोन एज कौन सा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यूनिट क्या होगी, फैराडे पर एम्पियर, या फिर सीधे सीधे क्या होगी, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे सेल्फ पढ़े थे बिल्कुल उसी तरीके से, यानी वेबर पर एम्पियर, फाई है तो क्या होगा, वेबर पर एम्पियर, या फिर क्या होगा, हेनरी होगा। अब इसके बाद यहाँ ई निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यही तो होता है। तो अब यहाँ पर क्या है, डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू एम आई है, तो कितना होगा, माइनस एम डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसमें देखना है मैथमेटिकल डिफिनेशन, जैसे वहाँ दिए थे यहाँ भी देखो, मैथमेटिकल डिफिनेशन में E इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एम के बराबर होगा। कब होगा, व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसके बेस पर हम डिफिनेशन क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस ईएमएफ सेट ऑफ इन वन कॉइल व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंज एट यूनिट रेट, यानी कि व्हेन करंट का चेंजिंग हो रही है यूनिट रेट में, तो वही जो ईएमएफ होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा, यानी करंट में चेंजिंग 1 यूनिट की हो रही हो। तो इसकी क्या हो गई, मैथमेटिकल डिफिनेशन। अब उसके बाद जैसे वहाँ पर थे सोलेनाइड के लिए, ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड, वहाँ पर सिंगल सोलेनाइड था, यहाँ पर कौन सा होगा, आपका डबल सोलेनाइड है। फिगर में देख लो, ये आपका S1 है, दूसरा S2 है। S1 में करंट I जा रही है और S2 में करंट क्या जा रही है, I2 जा रही है।
ठीक है। और एक की रेडियस R1 है, दूसरे की R2 है, और दोनों की लेंथ L क्या है, इक्वल है। ये आपके क्या है, सपोजिंग है, ठीक है। क्या है, कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 एंड S2 विथ S2 वुंड ओवर S1, यानी कि S2 को लपेटा गया S1 के ऊपर। अब उसके बाद हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है, B2 इज इक्वल टू कितना होगा, B2 इज इक्वल टू, ठीक है, B2 इज इक्वल टू, यानी कि I2 से क्या बनेगा, B2 बनेगा। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट इंटू एन, कौन सी करंट, I2 वाली होगी, चूँकि B2 निकाल रहे हैं, ठीक है। और N2 क्या है, N2 जानते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब उसके बाद इसने तो मैग्नेटिक बनाया, अब इसके थ्रू 1 में कैसे चेंजिंग आएगी, इसका फ्लक्स कैसा हो जाएगा, तो φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा, फाई जानते हैं कितना होता है, B इंटू ए होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो n का मल्टीप्लाई कर दो। और किसके थ्रू है, ये B2 के थ्रू है, तो B2 इंटू एन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर B2 की वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा B2 की वैल्यू ऊपर, तो हो जाएगा म्यू नॉट N2 I2 A इंटू एन हो जाएगा आपका, यह आपका φ1 निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको निकलना है म्यूचुअल इंडक्शन। अभी पढ़े हैं म्यूचुअल इंडक्शन, क्या φ इज इक्वल टू M इंटू आई होता है, या M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ अपान आई हो जाएगा। अब ज़रा उसको निकाल लिया जाए, क्या निकाल लेंगे, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, नोट पे सामने रखोगे तो और क्लियर होगा, कितना हो जाएगा, M12 इज इक्वल टू φ1 अपान कौन सी करंट बना रही है, I2 बना रही है, तो φ1 की वैल्यू अभी निकाले हो, कितना होगा, म्यू नॉट N2 एन हो गया, एन I2 अपान कौन सा है, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो M12 इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, आपका मिल गया म्यू नॉट N2 A इंटू कौन सा N1, यही मिला ना, कौन सा मिला, N1 मिल गया। अब उसके बाद हम चाहें तो N2 की वैल्यू, अभी पीछे पड़े, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 अपान L, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी वैल्यू, तो M12 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपान L, M12 हो गया। अब चाहें तो सिमिलरली M21 भी निकाल लें, तो यहाँ पर क्या आएगी, कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट, फिर वही N1 N2, यही चेंजिंग होगी, बात वही बराबर है, A अपान L। तो क्लियरली क्या देखा गया, M12 इज इक्वल टू आ गया M12 इज इक्वल टू M21। यहाँ पर क्या देखा गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कम्बिनेशन, इट डज नॉट मैटर विच वन ऑफ देम functions as the primary or secondary. This fact is known as रेसिप्रोसिटी थ्योरम। कौन सी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहलाती है, यानी कि M12 निकालेंगे तो M21 के बराबर होगा, क्यों, N1 N2 इसमें भी आएगा, अपान L से डिवाइड इसमें भी होगा, इसी का नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट। यह अगर एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो इसमें एसी जनरेटर की टॉपिक छुटी हुई है इस चैप्टर की, तो इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा। वो चाहे तो वो 7 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो 7 में भी पूछता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को चाहे तो चैप्टर नंबर 6 मानो, या एसी जनरेटर को चैप्टर नंबर 7, मैं इसको 7 में स्टडी करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।